हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अभी जो जून 2025 का यूजीसी नेट ने हिस्ट्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो उसके लिए अपन उसकी आंसर की भी आ गई है। ठीक है, तो अभी मैं उसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं, जितने हो पाते हैं उतने अपन अभी करते हैं, बाकी को फर्दर के लिए रखते हैं। केवल टिक नहीं लगाने आंसर्स के कि वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो ऐसे नहीं बताना कि ए बी सी डी क्या आएगा। जो मैंने कहा है, क्वेश्चंस एनालिसिस करते हैं जैसा अपन हमेशा से करवाते हैं। तो अपना पहला सवाल है, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन ए है, वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित सभी ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया। तो इस बात को, वेवेल योजना क्यों आई, इस फ्लैशबैक को समझने के लिए अपन पहले बात करते हैं। ये टाइम है 1945 का, ये 1945 का वर्ष है। और 7 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। ब्रिटेन में जो सभी दलों की जो सरकार चल रही थी, विसेंट चर्चिल के नेतृत्व में, तो चर्चिल का तो पूरा जो फोकस था वो युद्ध के ऊपर ही था। लेकिन इस सर्वदलीय सरकार में जो लेबर्स थे, वो लेबर्स जो थे, लेबर्स पार्टी वाले थे, वो चाहते थे कि चुनाव करवा लिए जाएं और चुनाव होने के बाद नई सरकार बने, और उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि पोलराइजेशन इतना हो चुका था कि सोवियत संघ के नेतृत्व में एक नई ताकत उभर चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स अलग से था ही, तो ब्रिटेन का और यूएसए का तो एक ही गुट था, और सोवियत यूनियन का अलग गुट था। चर्चिल युद्ध गतिविधियों में उलझ रखे थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। यूएनओ के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, ऑलमोस्ट वो स्थापित होने ही वाला था। इसमें लेबर्स का पूरा फोकस चुनाव पे था। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में चुनाव हुए, और चुनाव 1945 में विंस्टन चर्चिल, जिसने ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर जिताया, वो चुनाव हार गया और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। उस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। लेबर के पीएम बने हैं क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए हैं क्लीमेंट एटली। और भारत में जो वायसराय हैं वो वेवेल हैं। अब आपको ध्यान होगा कि लियाकत देसाई समझौता हुआ था 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को लियाकत देसाई समझौता हुआ, और उस समझौते में यह कहा गया, कांग्रेस के नेता थे लियाकत अली, सॉरी, मुस्लिम लीग के नेता थे लियाकत अली, और कांग्रेस के नेता थे भूलाभाई देसाई। गांधी जी की सहमति से भूलाभाई देसाई ने लियाकत अली से ये बातचीत की थी, और इस लियाकत देसाई पैक्ट में यह तय हुआ था कि जो एक अंतरिम सरकार बनेगी उसमें 40% सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, 40% सीटें लीग को दी जाएंगी, मुस्लिम लीग को दी जाएंगी, और 20% सीटें अदर्स को दी जाएंगी, जो अन्य जो गुट हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनको दी जाएगी। ये योजना लियाकत देसाई पैक्ट कहलाता है, और ये योजना लाई गई थी मई 45 को, सॉरी 14 जून 1945 को तो शिमला सम्मेलन होगा। ये योजना 14 मई, ये योजना मई 1945 को लाई गई थी। 14 जून 1945 को तो शिमला सम्मेलन हो जाएगा वेवेल की योजना पर। योजना तो बहुत बढ़िया थी। इस समय भारत सचिव थे एमरी।
तो भारत सचिव एमरी ने ब्रिटिश संसद में एक भाषण दिया। ये भाषण उसी दिन दिया जिस दिन वेवेल ने यहां पे अपनी योजना प्रसारित की थी। जिस दिन वेवेल ने अपनी योजना की घोषणा की थी उसी दिन भारत सचिव एमरी ने ब्रिटिश संसद में ये भाषण दिया। वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रसारित हुई। वेवेल योजना कब रिलीज हुई? 14 जून 1945 को। इसी दिन भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड एमरी ने ब्रिटिश संसद में डिक्लेयर किया कि हम भारत में जो सरकार बनाएंगे उसमें हिंदू और मुसलमानों को बराबर भागीदारी देंगे। ब्रिटिशर्स कितने दोगले थे। लियाकत देसाई पैक्ट को ब्रिटिशर्स ने स्वीकार तो किया लेकिन धूर्तता के साथ। लियाकत देसाई समझौता था कांग्रेस और लीग को सत्ता में बराबर भागीदारी दी जाएगी, जबकि भारत सचिव एमरी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर भागीदारी दी जाएगी। दलों की भागीदारी को ब्रिटिशर्स ने धर्म की भागीदारी बना दिया। ठीक है, अब शिमला जो सम्मेलन होगा वो सम्मेलन होगा शिमला जो कॉन्फ्रेंस होगी वो 25 जून को होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ईयर्स को लेके आपको ये तो अब करना ही पड़ेगा, इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। लियाकत और देसाई पैक्ट हुआ मई 1945 को। वेवेल ने अपनी योजना घोषित की 14 जून 1945 को और इसी दिन भारत सचिव एमरी ने ब्रिटिश संसद में अपनी घोषणा की। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। वेवेल की योजना पर विचार करने के लिए सभी दलों का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन 25 जून को आया। इस शिमला सम्मेलन में कौन कौन से दल और लोग शामिल हुए थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हम वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन की पूरी बात कर रहे हैं, उसकी बात करते ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें 1937 के चुनाव से प्रांतों में जो मुख्यमंत्री बने थे उनको बुलाया गया। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके जो मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया गया और जहां पर गवर्नर शासन कर रहे थे, कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही प्रांतों से सरकारों से त्यागपत्र दे दिया था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसके बाद उन जहां पे मुस्लिम लीग सरकार बना सकती थी वहां तो लीग ने सरकार बनाई, बाकी जगह गवर्नर शासन थे। तो जहां पर गवर्नर शासन थे वहां से एक्स मुख्यमंत्री जो थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, तो एक्स प्रधानमंत्री को बुलाया गया। प्रांतों के लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के जो मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया गया। जहां पे गवर्नरशिप थी वहां से एक्स सीएम को बुलाया गया। पता चल रहा है आपको? ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के जो अध्यक्ष थे उनको बुलाया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो दल का नेता था कांग्रेस का उसको बुलाया गया और जो उपनेता था उसको बुलाया गया। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो राष्ट्रीय दल थे और यूरोपियन गुट थे उनके नेताओं को भी बुलाया गया। ठीक है। और एक एससी का सदस्य बुलाया गया और एक सिख बुलाया गया और सिख सदस्य के रूप में मास्टर तारा सिंह को बुलाया गया। सिख सदस्य के रूप में किसको बुलाया गया? मास्टर तारा सिंह को बुलाया गया। गांधी जी जो थे, जब वेवेल ने अपनी योजना प्रकाशित की थी तो गांधी जी ने योजना के कई प्रस्तावों पर ऑब्जेक्शन जताया और पत्र लिखा था। तो वेवेल ने गांधी जी को कहा कि आप चाहें तो योजना स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहें तो योजना पे अपनी अस्वीकृति दे सकते हैं। गांधी जी ने कहा मैं कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूं, इस नाते मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, कांग्रेस ही इसमें फैसला करेगी। लेकिन साथ में गांधी जी ने वेवेल को यह सुझाव दिया कि वो सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करें। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है मौलाना आजाद, इसलिए मौलाना आजाद सम्मेलन में भाग लेंगे। सवाल आगे ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना आजाद, तो वो जाएंगे। मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस का बहुमत था तो कांग्रेस के नेता जाएंगे, वहां उपनेता मुस्लिम लीग का है वो जाएगा। लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां गवर्नरशिप है वहां से एक्स मुख्यमंत्री जाएंगे
और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो राष्ट्रीय दल हैं उनके नेता जाएंगे, यूरोपियन गुट हैं उनके नेता जाएंगे, और एक एससी का सदस्य जाएगा और एक सिखों का प्रतिनिधि जाएगा। तो सिख प्रतिनिधि के रूप में वेवेल ने भेजा मास्टर तारा सिंह को। ये सम्मेलन का फ्लैशबैक आपको पूरा पता चल गया, वेवेल योजना पता चल गई। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हो गया। आखिर में वायसराय वेवेल ने जो सरकार गठन का प्रस्ताव दिया उसमें सरकार में जो टोटल जो प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे वो थे 14 मेंबर। अंतरिम सरकार जो बनेगी उसमें 14 मेंबर होंगे। इसमें 5 स्थान कांग्रेस को दिए गए, 5 स्थान मुस्लिम लीग को दिए गए और 4 वायसराय वेवेल ने अपने पास रख लिए। 4 स्थान वायसराय वेवेल ने अपने पास रख लिए। कांग्रेस ने मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एक पारसी और एक ईसाई का नाम दिया। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के 5 सदस्यों के रूप में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एक ईसाई और एक पारसी का नाम दिया। वेवेल ने अपनी ओर से जो 4 सदस्य दिए उसमें एक सिख और एक पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर हयात खान और 2 पिछड़ी जातियों के सदस्य। मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अंतरिम सरकार में मुसलमान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग का है। तो मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ गई कि अंतरिम सरकार में जो मुसलमान प्रतिनिधि शामिल होंगे वो केवल कांग्रेस, वो केवल मुस्लिम लीग ही भेजेगी। कांग्रेस से मौलाना आजाद जा रहे हैं, वो मुसलमान हैं। वेवेल ने 4 में से खिजर हयात खान को भेज दिया, वो मुसलमान हैं। और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के हैं ही। तो 14 सदस्य जो अंतरिम सरकार के थे उसमें से 7 सदस्य मुसलमान हो गए। देश की आबादी में मुसलमानों का बहुमत 5वें हिस्से से भी कम था, जबकि सरकार में उनकी हिस्सेदारी 50% दे दी गई। ये तुष्टीकरण की चरम सीमा थी। सम्मेलन की असफलता के बाद मौलाना आजाद ने कहा कि शिमला सम्मेलन इतिहास में जल विभाजक साबित होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी इस समय शिमला में ही मौजूद थे लेकिन फिर भी वो सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए हिंदू महासभा को प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, हिंदू महासभा को इनविटेशन नहीं दिया गया था। इसलिए हिंदू महासभा ने भी शिमला सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और इस योजना को मानने से ही मना कर दिया। सारी थ्योरी हमने देख लिया, बात करते हैं। वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित सभी ब्रिटिश दलों का एक मत से समर्थन प्राप्त किया। सही बात है। ब्रिटिश जो सरकार है वहां पर भारत सचिव है जो लॉर्ड एमरी, उन्होंने संसद में घोषित कर ही दिया है ना कि हम भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और उस सरकार में हिंदू और मुसलमानों की बराबर भागीदारी रहेगी। सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया। सही बात है। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत नहीं करेंगे। वेवेल ने कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी से एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयन करने का प्रस्ताव दिया। सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते थे। नहीं, मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग का है। तो देखो इसका ई हट गया। ठीक है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से
मना कर दिया। वेवेल ने कांग्रेस और यूनिस्ट पार्टी से एक एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव दिया। वेवेल ने कांग्रेस और यूनिस्ट पार्टी से एक एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव दिया। नहीं। कितने सदस्य दिए थे? ये रहे आपके सामने, 5 सदस्य कांग्रेस से, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से और 4 सदस्य सरकार नियुक्त करेगी। तो डी गलत है, ई गलत है, तो ये डी हटते ये गलत हो गया। तो इसमें राइट चॉइस क्या होगा? ए, बी और सी। तो ऐसे अगर आपको थ्योरी याद होगी तो बहुत आसानी से आप सवाल सॉल्व कर देंगे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से नेट के सभी यूजीसी नेट के सभी क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन भी उसके क्लियर करेंगे, अगर आपको ये पता होगा कि इसका ऑप्शन यही क्यों है, तो फर्दर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे और आप केवल आंसर के टिक लगाते रहेंगे, इसका जवाब ये आएगा, इसका जवाब ये आएगा, तो कुछ भी हो नहीं सकता है। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से कथन 1859 में नदिया, मुर्शिदाबाद और पाबना में हुए नील विद्रोह के संबंध में सत्य हैं? बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत 1859 में नदिया के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील विद्रोह की शुरुआत 1859 में नदिया के गोविंदपुर गांव से हुई थी। इसके जो नेता थे उन नेताओं में विश्वास भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह के जो नेता थे उसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। आरंभ में इसका जो नेता था शुरुआत में गोविंदपुर में, वो थे विश्वनाथ सरदार। आपको जानकर हैरत होगी कि इंडिगो प्लांटर्स जो किसानों से बलपूर्वक खेती करवा रहे थे या उनको एडवांस देके ददनी प्रथा के साथ जो खेती करवा रहे थे एग्रीमेंट के द्वारा, तो बंगाल में नील की खेती का समर्थन करने वाले लोगों में टैगोर फैमिली और राजाराम मोहन राय जैसे लोग भी शामिल थे, क्योंकि ये भी जमींदार थे। तो नील विद्रोह के कारणों की जांच करने के लिए बंगाल के जो इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इस समय एलजी जो थे बंगाल के इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे एलजी ग्रांट। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ग्रांट। नील विद्रोह की शुरुआत 1859 में, अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? गोविंदपुर गांव से। किसी एग्जाम में पूछा नील विद्रोह के नेता कौन थे? ये रहे। नील विद्रोह के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एलजी ग्रांट। और बंगाल सरकार के इस समय जो सचिव थे बंगाल सरकार के जो इस समय सचिव थे वो थे WS सिटनकार। तो इनकी अध्यक्षता में किसानों के नील विद्रोह की जांच करने के लिए आयोग का गठन कर दिया गया। नील विद्रोह इतना भयानक था कि युधिष्ठिर वाहिनियां बना ली गई थी, बल्लमधारी वाहिनियां बना ली गई थी महिलाओं की, जनता भी शामिल हो गई। WS सिटनकार आयोग में 4 और सदस्य थे। तो सिटनकर आयोग में कुल कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। इसमें मिशनरी प्रतिनिधि के तौर पर रेवरंड लीग भी शामिल था, रेवरंड सेल भी शामिल था। मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल थे? रेवरंड जेम्स सेल भी शामिल थे। ठीक है, रेवरंड सेल भी शामिल थे, सॉरी। और
WS सेटनकर आयोग ने कहा कि किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। किसानों का समर्थन, नील विद्रोह के किसानों का समर्थन करने के लिए दीन बंधु मित्र ने नाटक लिखा नील दर्पण। इसका ईयर ध्यान रखना है आपको, 1860 में लिखा गया था। पहले ध्यान रखना है आपको कि नील विद्रोह नदिया के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। दूसरा याद रखना है इसके नेता कौन थे, विश्वनाथ सरदार और जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये तीन इसके नेता थे। इस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ग्रांट, और बंगाल के जो गृह सचिव थे वो गृह सचिव थे WS सेटनकार। उनकी अध्यक्षता में इस विद्रोह के कारणों की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया और उस आयोग में 4 मेंबर और भी थे। नील विद्रोह के किसानों की दुर्दशा को बताने के लिए दीन बंधु मित्र ने नाटक लिखा नील दर्पण। इस नाटक की प्रस्तावना लिखी माइकल मधुसूदन दत्त ने। प्रस्तावना किसने लिखी है? माइकल मधुसूदन दत्त ने। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है ये अंग्रेजी अनुवाद किया है इसका रेवरेंड जेम्स लीग ने। दीन बंधु मित्र के नील दर्पण नाटक की प्रस्तावना माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी और इसका अंग्रेजी अनुवाद रेवरेंड जेम्स लीग ने किया। नील विद्रोहियों के किसानों का समर्थन 2 अखबारों ने भी किया था। किसानों का, नील विद्रोही किसानों का समर्थन एक तो हिंदू पैट्रियार्ट में हुआ, और दूसरा नील विद्रोहियों का समर्थन सोम प्रकाश, आप लोग जानते होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार है सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार है सोम प्रकाश। और जो हिंदू पेट्रियार्ट अखबार है इसमें शिशिर कुमार घोष ने ये लेख लिखे थे। हिंदू पेट्रियार्ट अखबार में किसानों का समर्थन में लेख लिखे थे शिशिर कुमार घोष ने। अब आप क्वेश्चन की बात कर लें, इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला था। दूसरा है दीनबंधु मित्रा का प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया, समझाया भी आपको। फोर्थ है रेवरेंड जेम्स लीग ने माइकल मधुसूदन दत्त के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया, सही बात है। सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियार्ट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों के जुड़े मुद्दे को कभी नहीं छुआ, गलत बात है। अभी हम आपको यही तो समझा रहे हैं कि सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियार्ट जैसे समाचार पत्रों ने नील किसानों के मुद्दे उठाए। तो इसमें ई गलत है बच्चों, ई गलत होते ही देखो ये 3 हट गई एक साथ। यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला। रेवरेंड जेम्स लीग जो है वो मिशनरी है और नील किसान इंडिगो जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षित मध्यम वर्ग है, हिंदू पैट्रियार्ट, सोम प्रकाश, दीनबंधु मित्रा, शिशिर कुमार घोष, मुखर्जी का ये हिंदू पैट्रियार्ट अखबार है। मुखर्जी की डेथ हो गई थी, इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स ने उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। उनकी विधवा थी, जो पत्नी थी उनकी, उनको बाहर कोर्ट के बाहर सेटल करना पड़ा पैसे देके इंडिगो प्लांटर्स को। और रेवरेंड जेम्स लीग पर जो कलकत्ता के जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इसमें यहाँ इनका एक अखबार आता था इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन के संपादक हुआ करते थे ब्रेट। तो कलकत्ता से इंडिगो प्लांटर्स का अखबार आता था इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन के संपादक हुआ करते थे ब्रेट। तो ब्रेट ने रेवरेंड जेम्स लीग पर मुकदमा लगा दिया। बेचारे रेवरेंड को 1000 रुपए जुर्माने के भरने पड़े जेल से बचने के लिए। इस तरीके से सॉल्यूशन, मैंने कहा कि आज हो जाएगा तो आज ही करा देंगे, नहीं तो जितना पॉसिबल होगा उतने सोल्व करा देंगे। ये कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन एनालिसिस, ना कि क्वेश्चन के टिक लगाने हैं। फिर इस तरीके से आप अगर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो उन्हीं में से फर्दर जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि 60-70% तो FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। पूछे गए क्वेश्चंस के अगर सभी ऑप्शन आपको आएंगे तो फर्दर इनमें से कोई सवाल बनेगा। अब देखो आप इसके जो पांचों इसमें जो नील विद्रोह के जो पूरा क्वेश्चन है, इसके 5 ऑप्शन है, ये इनमें से मैक्सिमम सवाल पहले पूछ रखे हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। कौन सा कथन सत्य है? कथन पूछ रहा है अपने से सत्य है। विष्णुगोप एक पल्लव राजा था, सही बात है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में विष्णुगोप का उल्लेख है। समुद्रगुप्त जब दक्षिण गया था तो पल्लव राजा विष्णुगोप था। कीर्तिवर्मन एक चालुक्य राजा है। जो पश्चिमी चालुक्य राजवंश था वातापी बादामी में, उसमें कीर्तिवर्मन राजा हुए, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन सेकंड। और वातापी चालुक्य वंश का अंतिम जो राजा हुआ वो कीर्तिवर्मन सेकंड ही हुआ। कीर्तिवर्मन सेकंड के बारे में कहा जाता है कि वातापी की धरती से राजलक्ष्मी लुप्त हो गई। यशो विग्रह कलचुरी राजा था, पता ही नहीं है, छोड़ो। इंद्र एक राष्ट्रकूट राजा था, बिल्कुल सही बात है। इंद्र ने चालुक्य राजकुमारी भवभागा से शादी की थी, राक्षस विवाह। और सिंह विष्णु एक पल्लव राजा था, सही बात है। तो ए बी डी ई सही है। देखो तो ये तो वैसे ही हट गया कि ई नहीं है इसमें, और ये सेकंड इसलिए हट गया कि इसमें ए नहीं है। तो ए बी डी ई, ये देखो ये मिल रही थर्ड, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा जिसमें पांचों सही हों। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑलमोस्ट सबका सही हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? सम्राट अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध का और 5 सीमांत यूनानी राजाओं का उल्लेख है। PYQ है, PYQ जिसको हमने नाम दे रखा है FAQ। यादव अभ्युदय अथवा भगवान कृष्ण का जीवन की रचना किसके द्वारा की गई? देखो जब मैं बच्चों को कहता हूँ, जैसे अभी हमने स्कूल लेक्चर वाले क्वेश्चन का भी जब सॉल्यूशन दिया बच्चों को, उसकी बहुत सारी बातें की, तो जब हमने बच्चों को कहा कि बहुत ही सिंपल पेपर आया है, तो बच्चे मानने को तैयार ही नहीं हुए थे कि नहीं सर बहुत स्तरीय है, ऐसे है वैसे। लेकिन जो हिस्टोरी का एकेडमी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको पता था पेपर ईजी है, पेपर का कोई लेवल नहीं था। इस पे हम कभी एक और सेपरेट वीडियो बना के बात करेंगे कि जो लोग यूपीएससी पैटर्न चिल्ला रहे हैं बार बार कि यूपीएससी पे चली गई है आरपीएससी, उस पर हम बात करेंगे जैसे टाइम मिलेगा। ये भी FAQ है। ये भी FAQ है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको ऐसा कहा जाता है, आप एक तो यूट्यूब की और ये जो डिजिटल मीडिया है, ठीक है ना, इससे बाहर आइए ताकि आपको पता चले। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है आपने बुक पढ़ना छोड़ दिया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये FAQ है तो क्यों है, देखिए सुनिए। 13वीं सदी के अंत में वेदांत देशिक हुए। थर्टीन सेंचुरी के अंत में कौन हुए? वेदांत देशिक हुए। और ये वैष्णवाचार्य थे। इनका एक और नाम मिलता है वेंकटनाथ। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? वेंकटनाथ। अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, इतना समझाते ही पता चल गया होगा कि FAQ है। इनकी जो बुक्स हैं, हंस संदेश, आपके UGC नहीं पूछा हुआ है? मेघदूत से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? मेघदूत से प्रेरित है।
सेकंड जो पुस्तक है इनकी वो है यादव अभ्युदय, भगवान कृष्ण का जीवन। इस यादव अभ्युदय पर टीका लिखी है अप्पाया दीक्षित ने। यादव अभ्युदय पे टीका लिखी है किसने? अप्पाया दीक्षित ने। इनकी तीसरी किताब है पादुका सहस्त्र। तीसरी बुक कौन सी है? पादुका सहस्त्र। ये भक्ति पे कविता है एक। इनकी एक और किताब है वो बहुत फेमस है बच्चों, और इनकी वो बुक है नाटक संकल्प सूर्योदय। नाटक संकल्प सूर्योदय, इनकी ये चारों किताबें बहुत फेमस है। मैंने पहले कहा FAQ है। हंस संदेश पहले पूछा जा चुका है, यादव अभ्युदय पहले पूछा जा चुका है। बुक्स पढ़ना तो आपने छोड़ ही दिया है ना। नाटक संकल्प सूर्योदय भी इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि चंदेल राजा हुए कीर्तिवर्मा। चंदेल राजा हुए, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं बच्चों इस पे आपको कि आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकें। मैं ये सिंपली एक 30-40 सेकंड में 50 सेकंड में मैक्सिमम बोल के भी बता दूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको लिख रहा हूं इस पे, ताकि आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकें जिनको पता नहीं है, जिनको मालूम नहीं है। तो चंदेल कीर्ति वर्मा के दरबारी थे कृष्ण मित्र। और कृष्ण मित्र ने लिखा प्रबोध चंद्रोदय। अब तो याद आ गया होगा आपको प्रबोध चंद्रोदय कितनी फेमस रचना है। चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के दरबारी थे कृष्ण मित्र। और उन्होंने, कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय लिखा। और प्रबोध चंद्रोदय के विरुद्ध, प्रबोध चंद्रोदय ने जो अद्वैतवाद लिखा इस नाटक में, उसके विरुद्ध वेदांत देशिक ने नाटक संकल्प सूर्योदय लिखा, जो विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो अगले सवाल के लिए इसके लिए तैयार रहिए आप। कि वेदांत देशिक ने, वेदांत देशिक ने वेदांत देशिक ने अपनी किस रचना में कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय के सिद्धांतों का खंडन किया? अब इतने डिटेल के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि यादव अभ्युदय किसकी रचना है। किसकी रचना है? वेदांत देशिक की रचना है। बच्चे आंसर की में कह रहे थे कि अप्पाया दीक्षित मान रखा है, तो अप्पाया दीक्षित ने तो टीका लिखी है। अप्पाया दीक्षित ने इसकी टीका लिखी है बच्चों, बुक नहीं लिखी है। यादव अभ्युदय बुक तो वेदांत देशिक यानी वेंकट नाथ ने लिखी है। अगर काउंट करोगे तो नंबर सैकड़ों से ऊपर, 100 से ऊपर चला जाएगा। इतनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि पुंसवन, स्नातक, सीमंत उन्नयन, समावर्तन क्या है। समावर्तन शिक्षा पूरी होने पे होता है, तो शिक्षा पूरी होने पे समावर्तन होता है तो बच्चा घर लौट सकता है ना, तो डी में 4 है। ठीक है, समावर्तन से शिक्षा पूरी होती है।
शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चा घर लौट सकता है। इस अवसर पे बच्चे को चौकी पे बैठा के स्नान करवाया जाता है, जिससे स्नातक की उत्पत्ति हुई। समावर्तन संस्कार को स्नान संस्कार भी तो कहते हैं, तो उससे ही वर्तमान आपका ग्रेजुएशन शब्द निकला है, इसको हिंदी में स्नातक कहते हैं। पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भवती महिला, पुंसवन जो संस्कार है उसमें पुत्र प्राप्त करने के लिए, पुंसवन जो संस्कार है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होएगा। और सीमंत उन्नयन जो संस्कार है वो है गर्भ में बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान होता है। 3 से 8 महीने के बीच जब गर्भवती महिला होती है, 3 to 8 मंथ के बीच, तो गर्भ की रक्षा करने के लिए सीमंत उन्नयन संस्कार किया जाता है। तो इसमें अपने 3 2 1 4 3 2 1 4 ये रहा, ये सिंपल है, सबको आ रहा होगा। अब जिनको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं उनको तो सारा मालूम ही है, बाहर वाले कहेंगे अच्छा तो फिर सभी इजी हैं। फिर FAQ है, ये खुलासातुल तवारीख किताब जो है सुरजन राय भंडारी की, ये कितनी बार ही सुरजन राय भंडारी की ये किताब पूछ रखी है। क्यों पूछ रखी है? ये वो किताब है जिसमें मुगल अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, बीमा का उल्लेख है, इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 18 सेंचुरी के भारत की जानकारी के लिए जो मुगल सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो सियार उल मुतखरीन है, गुलाम हुसैन तबातबाई, शाह आलम सेकंड का दरबारी, बक्सर के युद्ध का गद्दार, विश्वासघाती, धोखेबाज। 18 सेंचुरी के मुगल दरबार की घटनाओं की जानकारी के लिए गुलाम हुसैन तबातबाई की किताब सियार उल मुतकरीन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो पता चल रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूं। मुंतखब उल लुआब, खाफी खान, औरंगजेब के समय खाफी खान ने यह किताब छिपकर लिखी। औरंगजेब के समय यह किताब मोहम्मद हासिम ने छिपकर लिखी। जिसे 17 सेंचुरी के भारत का मिरर कहते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद हासिम को खाफी खान की उपाधि दे दी। खाफी खान का मतलब छिपाना। थर्ड में ए है, ए में थर्ड है, इसमें फोर्थ है, तो 3 2 1 4 हो गया। अब यकीन हो गया कि FAQ है। आगे चले, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला विरोध था? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में सार्वजनिक तौर पर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में खुले रूप में समाजवादी विचारों के पैरोकार बन चुके थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी स्थापित हो चुकी थी। तो इस समय देश के जो उद्योगपति थे, यानी जो पूंजीपति थे, वो 2 गुटों में बटे हुए थे। एक टाटा समूह और दूसरे बिड़ला समूह। सभी उद्योगपति राष्ट्रवादी थे और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। इस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सभी पूंजीपति समर्थन कर रहे थे। उसकी सीधी जो वजह ये थी कि अगर अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो इंडस्ट्री लगेगी, सरकार देश के पूंजीपतियों का समर्थन करेगी। इसलिए सभी जो उद्योगपति थे वो नेशनल मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे।
इसमें बिड़ला जो समूह था वो खुल के समर्थन कर रहा था। इसलिए जब नेहरू ने समाजवादी विचारों की खुल के घोषणा की तो उस घोषणा के विरोध में टाटा समूह खुल के आ गया, और टाटा ग्रुप के जिस व्यक्ति ने नेहरू की खुलेआम निंदा की वो थे एडी श्रॉफ। एडी श्रॉफ ने जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी विचारों की निंदा की सार्वजनिक तौर पर, और टाटा समूह के ही उद्योगपतियों ने 1936 में बॉम्बे मैनिफेस्टो जारी किया। और इस मैनिफेस्टो पर 21 उद्योगपतियों के हस्ताक्षर थे। इस मैनिफेस्टो पर 21 उद्योगपतियों के हस्ताक्षर थे, और ये मैनिफेस्टो मंथ की भी बात कर देते हैं, मई 1936 में बॉम्बे से जारी हुआ। इन उद्योगपतियों में अपन बात करें तो एडी श्रॉफ का तो पहले मैंने नाम ले ही दिया। इसमें एक और बहुत फेमस नाम है, वो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो बच्चे हिल गए होंगे कि यार इतना जबरदस्त सवाल पूछा है, कैसे करें ये सवाल। अरे बच्चों, FAQ है, PYQ जिसको आप कहते हो, उसको हमने एक नया नाम दे रखा है FAQ। कैसा FAQ है? UPSC PT में पूछ रखा है। प्रूफ, अब ठीक है, प्रूफ को ज्यादा समझ में आता है आपके, तो राइट चॉइस 4। यहाँ ये ध्यान रखना यूपीएससी ने कैसे पूछा है। यूपीएससी ने जो पूछा है वो पहली लाइन तो ये रही आपकी, दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ऐसे पूछा है कि देश के अधिकांश उद्योगपतियों को बॉम्बे मैनिफेस्टो का समर्थन प्राप्त था। उसको क्लियर करने के लिए समझाया मैंने आपको कि अधिकांश उद्योगपतियों का नहीं था। बॉम्बे मैनिफेस्टो किससे जुड़ा हुआ था? टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ था। जो बॉम्बे समूह था वो तो खुलकर कांग्रेसी था। ध्यान ही होगा आपको, घनश्याम दास, बिड़ला, जमनालाल बजाज, ये सब ठीक है, कांग्रेस का खुल के सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक सदधर्म प्रचारक शुरू किया था? आर्य समाज के कई सवाल पूछ लिए इस पेपर में, उनमें से एक ये है। सदधर्म प्रचारक जो था वो लाला मुंशी राम ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लाला मुंशी राम ने। और लाला मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जी हैं बच्चों। लाला मुंशीराम कौन है? स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती के बाद जिन लोगों ने प्रबल भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से एक है स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं, इन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि उस समय का जो पंजाब था उसमें उर्दू प्रचलित थी, और स्वामी सदानंद जी की घरेलू भाषा पंजाबी थी। इसलिए जब इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, वो इनका एक अखबार था, न्यूज़पेपर, सदधर्म प्रचारक। और ये सदधर्म प्रचारक इन्होंने 1892 में निकाला था। मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि पंजाब की भाषा उर्दू थी और इनके घर की भाषा पंजाबी थी, तो उर्दू में प्रकाशित हुआ।
तो इनके एक मित्र ने इनके ऊपर व्यंग किया कि क्या बात है कि आर्य समाज हिंदी का प्रबल समर्थन करता है, हिंदुओं की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, और उसके कट्टर फॉलोअर उर्दू में अखबार निकाल रहे हैं। तो इन्होंने इसे 1908 में हिंदी में निकाला। 1908 में इन्होंने इसे हिंदी में निकाला। क्लियर? इन्होंने जो ये 25 पुस्तकें लिखी हैं, इनमें से इनकी कई किताबें बहुत फेमस है बच्चों। एक तो इनकी खुद की आत्मकथा है, क्या थे, क्या क्या हो गए। क्या थे, क्या हो गए। और दूसरी किताब है इनकी जो बहुत ज्यादा प्रचलित है इनकी सभी किताबों में, वो है कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक। तो पता चल गया इस सब धर्म प्रचारक अखबार किसने निकाला था? लाला मुंशी राम ने, जो स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चारों आर्य समाजी दे दिए, और चारों आर्य समाजी वो दे दिए जो आर्य समाज के प्रबल समर्थक थे। प्रबल मतलब आर्य समाज के श्रद्धावान अनुयायी थे। निम्नलिखित समाचार पत्रों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का अखबार है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब नटाल कांग्रेस शुरू की थी और इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। अभ्युदय और लीडर राजाराम मोहन राय के अखबार हैं। अभ्युदय हिंदी में आता था, अभ्युदय हिंदी में था, और नाइनटीन 1907 से प्रकाशित हुआ, और मालवीय जी का है। यही लिख देता हूं दोनों एक साथ, मदन मोहन मालवीय जी का है। और लीडर भी मदन मोहन मालवीय जी का अखबार है, लेकिन ये अंग्रेजी में आता था बच्चों। लीडर अंग्रेजी में आता था, और 1910 में आता था। ये उन दिनों की बात है जब मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए देश भर में घूम रहे थे, फंड एकत्रित कर रहे थे। तभी लीडर के जो चलाने वाले लोग थे, उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को बताया कि अखबार लॉस में है, आगे हम इसे नहीं चला पाएंगे। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लीडर को बंद नहीं होने दूंगा। तो तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लीडर को बंद नहीं होने दूंगा। और उन्होंने अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला काम कुछ दिनों के लिए बंद किया, और वो लीडर के लिए चंदा एकत्रित करने लगे। और पहला चंदा उन्होंने अपनी पत्नी से मांगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 4 नहीं 5 बेटे हैं, 5वां बेटा तुम्हारा लीडर अखबार है। और हम जानते हैं फिर लीडर अखबार चल निकला, बंद नहीं हुआ। यंग इंडिया भी अंग्रेजी में है। यंग इंडिया जो अखबार था वो मूल रूप से शंकरलाल बैंकर और उमर सोबानी ने बंबई से निकाला था। शंकरलाल बैंकर और उमर सोबानी ने। कहां से? बंबई से निकाला था। गांधी जी अक्टूबर 1919 में इसे अहमदाबाद ले आए। क्लियर हो गया? ये तो वैसे ही बहुत फेमस है बच्चों, कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी स्थापित की, और उसका मैनिफेस्टो न्यूज़पेपर लॉन्च किया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्रम देख लीजिए अब आप। यंग इंडिया 1919 में तो सबसे बाद में आएगा डी, लेकिन यहाँ तो सारी डी है। और इंडियन ओपिनियन सबसे पहले आएगा। तो ये एक तो ये क्रॉस हो गया, ये गलत है।
1895 में यंग इंडियन, तो ये पहले आएगा ए, और डी सबसे आखिर में आएगा, और फिर दूसरे नंबर पे ई आएगा, 1905 में आया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तीसरे नंबर पे बी आएगा। अच्छा, ई से भी नहीं हो रहा है, देखो ई आते ही ये थर्ड वाला क्रॉस हो गया। अब इन दोनों से भी नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन में ए ई कॉमन है, तो आपको 5 में से 4 आएंगे तो कर पाएंगे आप। तो ए ई बी सी डी, तो ये सेकंड चॉइस सही है। डिटेल है सारी, आप खुद मिला लेना। ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है, पीवाई की जैसी कोई बात ही नहीं है, इजी गोइंग सवाल है कि उज्जैन में परमार राजवंश की स्थापना कृष्णराज अथवा उपेंद्र ने की, जो राष्ट्रकूटों का सामंत था। इसके बाद शासक बना उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने उज्जैन में परमार डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद शासक बना सियक सेकंड अथवा हर्ष, और इसका उत्तराधिकारी हुआ वाकपति मुंज, जिसका दरबारी था पद्मगुप्त पेरीमल। और वाकपति मुंज का उत्तराधिकारी हुआ उसका भाई सिंधुराज। और सिंधुराज का उत्तराधिकारी हुआ भोज परमार, भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सी आएगा, ये तो एक सही हो गया, लो डिटेल की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो एक सही हो गया कि सबसे पहले कृष्णराज या उपेंद्र, उसका उत्तराधिकारी सियाक सेकंड या हर्ष। हर्ष के बाद शासक बना वाकपति मुंज, जिसका कल्याणी के चालुक्य तेलप सेकंड से झगड़ा हुआ और 6 बार वाकपति मुंज ने तेलप सेकंड को हरा दिया। और मुंज का उत्तराधिकारी हुआ उसका छोटा भाई सिंधुराज। और इसके बाद उज्जैन के परमारों का सबसे शक्तिशाली और भारतीय इतिहास के महानतम राजाओं में से एक भोज परमार शासक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी बच्चों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में बनी है। और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव था। ये पार्टी भारत में कम्युनिस्टों के प्रभाव को रोकने के लिए बनी थी। कांग्रेस के सदस्यों को कम्युनिज्म से प्रभावित होने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण, जेपी लिख तो दिया मैंने यार शॉर्ट में, जयप्रकाश नारायण, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव, और अशोक मेहता। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 3 अप्रैल 1934 को स्वामी संपूर्णानंद जी ने, जो कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे संपूर्णानंद जी, उन्होंने 3 अप्रैल 1934 को इसका एक पर्चा प्रकाशित किया। और उस पर्चे में संपूर्णानंद जी ने कहा कि लेनिन ने जो मार्क्सवाद सोवियत संघ में लागू किया था वो वहां की परिस्थितियों में लागू किया था, हमें लेनिनवाद का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हम जो भारतीय समाज हम जो भारत को समाजवादी समाज में बदलना चाहते हैं वो भारत की राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य जो है
वो देश की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो उद्देश्य है वो देश की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति है। हम एक समाजवादी संविधान, हम एक समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं और हम चाहते हैं देश के लिए एक संविधान निर्माण परिषद का तुरंत गठन किया जाए। संपूर्णानंद के पर्चे की बात पता चल रही है आपको? इन पर मार्क्सवाद का थोड़ा सा प्रभाव था। इन्होंने लेनिनवाद को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा लेनिनवाद सोवियत यूनियन की उन परिस्थितियों में लागू हुआ था, उसे सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। हम भारत में जो समाजवाद लाना चाहते हैं वो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से हो। हमारा उद्देश्य देश की पूर्ण आजादी है। हम एक समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक संविधान निर्मात्री परिषद गठित हो। देखो पहले वाला सही है, लेनिनवाद का अनुसरण नहीं किया, सही बात है। इनका उद्देश्य तत्काल डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि एक दशक बाद पूर्ण नहीं, ये देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। गलत है, सी गलत होते ही देखो ये दो हट गए। इसने बिना किसी मुआवजे के जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया, नहीं ऐसा कुछ किया ही नहीं इन्होंने, डी हट गया। सी हटते, अरे तो एक वैसे ही हो गया, सी हटते 3 हट गए। ये लो पहला सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, पिछले कई एग्जामों से पूछे जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहां से पक्का सवाल आएगा। आगे बात करते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में बताइए। बच्चों जब वायसराय थे ना लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत में, उस समय भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड सेलिसबरी। तो लॉर्ड सेलिसबरी ने नॉर्थब्रुक को यह कहा कि भारतीय समाचार पत्र जैसे अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश जैसे अखबार, हिंदू पेट्रियाट जैसे अखबार जो सरकार की कठोर आलोचना कर रहे हैं, इन पर तुरंत अभियोग चलाना चाहिए। लेकिन नॉर्थब्रुक ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उनके बाद नए गवर्नर जनरल आए लिटन, और लिटन और लॉर्ड सेलिसबरी दोनों के बीच पहले से ही तय हो गया। लॉर्ड सेलिसबरी की बात, लिटन तो प्रतिक्रियावादी था, साहित्य जगत का ओवेन मेरिडिथ, तो उसने समाचार पत्रों पर मुकदमा चलाने की ठान ली। लेकिन उसके जो संवैधानिक सलाहकार, उसके जो काउंसिल के जो सलाहकार थे, काउंसिल सलाहकार, लेजिस्लेटिव जो एडवाइजर थे, वो थे आर्थर हॉब हाउस। आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको काम आए। लिटन की परिषद के जो सलाहकार थे आर्थर हॉब हाउस, और जो बॉम्बे के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, बम्बई के एलजी थे टेम्पल, बम्बई के लेफ्टिनेंट गवर्नर टेम्पल, इन दोनों ने लिटन के इस कार्रवाई का भारी विरोध किया कि आप समाचार पत्रों पर इस तरीके से मुकदमा नहीं चला सकते। थोड़े दिनों बाद ये दोनों ही रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए। तो लिटन पर जो इनका नियंत्रण था उससे लिटन आजाद हो गया। लॉर्ड सेलिसबरी और लिटन एक थे, दोनों समाचार पत्रों पर मुकदमा चलाना चाहते थे, लेकिन वायसराय लिटन के सलाहकार, विधायी सलाहकार आर्थर हॉब हाउस और मुंबई के लेफ्टिनेंट गवर्नर टेम्पल ने लिटन की इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण लिटन को अपने कदम पीछे लेने पड़े। इन दोनों के इंग्लैंड लौट जाने के बाद लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारत के जो वर्नाक्यूलर प्रेस यानी जो क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को इससे मुक्त रखा। भारत के सभी समाचार पत्रों ने इसका तीव्र विरोध किया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भारतीयों ने कहा कि ये गैंगिंग एक्ट है। भारतीयों ने इसे
गला घोटने वाला अधिनियम कहा। और जो एंग्लो इंडियन प्रेस का समाचार पत्र था पायोनियर, उसने तो समर्थन किया बच्चों। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से हमेशा सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? तो अब देख लेते हैं। गठजोड़ वाला बात सही है, ए सही है। अब देखो यार, सवाल बढ़िया है, डिटेल पूरी बता दी आपको। अब हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज सचिव लॉर्ड सेलिसबरी के बीच गोपनीय गठजोड़ का उदाहरण था, ए सही है। ए सही होते ही आपके देखो तीनों हट गए, केवल एक ऑप्शन से सही हो गया। इसमें तीसरा देखो, विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकांश यूरोपीय अनाधिकारिक सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। क्यों विरोध करेंगे? ये विरोध तो स्टार्टिंग में था, जो बताया आपको। सी कैसे कटा? विधायी परिषद में पारित होने के बाद गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति देने में लंबा वक्त लगाया। क्यों वक्त लगाया? लिटन तो इसे बहुत जल्दी से लागू करना चाहता था। डी गलत है। वैसे पूरी डिटेल पता चल गई, सिंपली में एक से हो गया। तो सवाल टिपिकल लगे आपको तो फिर डरना नहीं है। आजीविकों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको खुद को भी पता है कि जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में आजीवक संप्रदाय का उल्लेख है, जिसकी स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की। ये नियतिवादी थे, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका जो मुख्यालय था वो श्रावस्ती में हालाहल कुमारिन का घर था। इससे पता चलता है कि ये सामाजिक भेदभाव में भरोसा नहीं करते थे। आजीवक संप्रदाय के जो दूसरे नाम हैं वो एक दंडिन और हत्ताप लेखन है। ये मोर पंख को पवित्र मानते हैं, अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, अल्प आहार लेते हैं, पूर्णतया नग्न रहते हैं, नियतिवादी हैं। कैसे हैं? नियतिवादी हैं कि जो कुछ होना है वो होके रहेगा। इनके ग्रंथ हमको अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथों से ही हमको इनका रेफरेंस प्राप्त होता है। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। आजीवक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। सही बात है, क्लियर। ए देखिए, ए सही होते ही ये वाला हट गया, बी ऑप्शन। आजीवक तपस्वी थे, कठोर अनुशासन का पालन करते थे, अल्पाहारी थे। बी सही है। बी सही होते ही ये आपका देखो ये फोर्थ हट गया। आजीविकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य द्वारा अनुबंधित और निर्धारित होते हैं, नियतिवादी हैं। सी सही होते ही आपका ये हट गया। आजीविकों का कोई भी ग्रंथ हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो जैन और बौद्ध ग्रंथों में ही मिलता है। जैसे जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें महावीर स्वामी और मखली पुत्र गोसाल के बीच हुए हिंसक संघर्ष का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आप इसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल कह सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस से ही है। आपके सिलेबस में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं ग्रंथ दे रखे हैं, बंगाली भाषा के, उड़िया भाषा के, ठीक है ना, बिहारी के, कन्नड़ के, तमिल के, ये सब लैंग्वेजों के वो दे रखे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का वो दे रखा है आपके। दीनबंधु मित्रा का तो आप जानते हो, देखो इतना इतना बड़ा एग्जाम है, सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम है देश का, फिर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक निकाला 1859 में। और बाकी जो आपको राधानाथ राय, मधुसूदन राय, लक्ष्मण मोरेश्वर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो लक्ष्मण मोरेश्वर जो हैं, लक्ष्मण मोरेश्वर हालबे, ये मराठी हैं बच्चों। ये कौन है? मोरेश्वर नाम से ही पता चल गया आपको मराठी है। तो इन्होंने मराठी में ही 1861 में अपनी एक किताब लिखी है, मुकुंदमाला।
मुक्तमाला, मुकुंद तो मैंने गलत लिख दिया, मुक्तमाला। मुकुंदमाला तो अलग किताब है मराठी में। लक्ष्मण मोरेश्वर हाल्वे ने मराठी में 1861 में अपनी किताब लिखी, कौन सी? मुक्तमाला। जो आप जानते हो उसमें चारों ऑप्शन थर्ड है। अब आप ये जान गए तो ये दो ऑप्शन देखो ये रहे। अब मैं आपको ये जानकारी जो दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगी। उड़िया भाषा को स्वतंत्र बनाने में जो योगदान है, उड़िया को जो स्वतंत्र भाषा बनाने का जो योगदान है वो 3 लोगों का है। पहला है फकीर मोहन सेनापति, उड़िया भाषा में उत्कल उड़ीसा, और इसे स्वतंत्र भाषा बनाने वाले जो लोग हैं वो 3 लोग हैं। पहला है फकीर मोहन सेनापति, दूसरे हैं राधानाथ राव, और राधानाथ राव ने बच्चों जो बुक लिखी है वो है महायात्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महायात्रा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का उल्लेख है। नाम से ही पता लग रहा है महायात्रा। क्या है इसमें? पांडव राजपाट त्याग करने के लिए जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं तो पांडवों की हिमालय यात्रा। और तीसरी जो मधुसूदन राय हैं वो राधा नाथ राव के शिष्य थे। उन्होंने लिखी है वसंत गाथा। वसंत गाथा। अब हो गया। मधुसूदन राय जो राधानाथ राव के स्टूडेंट है उन्होंने लिखी है वसंत गाथा, और राधानाथ राव ने लिखी है, राव है ये तो गूगल ट्रांसलेट होते हैं इसलिए, महायात्रा। 3 1 2 4। ये तो राधानाथ राव और मधुसूदन रॉय ये आधुनिक उड़िया कविता के सबसे बड़े कवि हैं। इतिहास दर्शन लेखन का सवाल है, आपको पता है यूजीसी नेट में आपके 10 क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के आते हैं। उसमें से एक सवाल ये है, फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया, पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको, इंडिया फ्रॉम मैगस्थनीज टू मनुहान। विदेशी यात्रियों में जो मैगस्थनीज से लेके और चीनी यात्री मनुहान जो आया था वहां तक का जो भारत के बारे में डिटेल है उस पर नीलकंठ शास्त्री जी ने, नीलकंठ शास्त्री जी हैं ये, के ए नीलकंठ शास्त्री,
उनकी किताब है। तो इतिहास दर्शन लेखन का क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार उसमें नीलकंठ शास्त्री जी आते हैं। पूछा वही सवाल है, बताओ आप इसमें से कौन सा संगठन है जो नहीं पूछ रखा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का संगठन था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन था। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय जी का संगठन था। और इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अम्बेडकर जी का संगठन था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अभी स्कूल लेक्चर में पूछा है आपके। तो 2 1 4 3 ये रहा। आगे आपको इनसे ईयर पूछ लेंगे, पूछ क्या लेंगे, बहुत बार पूछ रखा है। ये संगठन कौन से ईयर स्टेब्लिश हुए। अपोहवाद की अवधारणा जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें अपोहवाद की अवधारणा जो है वो बौद्ध धर्म की है। अपोवाद निषेधात्मक है। जैसे ही आप किसी का नामकरण करते हैं वो आपकी सत्ता को रोक देता है। जैसे गाय जो है, नील गाय जो है वो गाय नहीं है। तो इसमें अपोवाद में बौद्ध धर्म है। सलाका का पुरुष जैन धर्म में होते हैं, पता ही है आपको। अभिनव गुप्त जो हैं वो कश्मीर के शैव हैं। अब ये आपको पता नहीं था कि देवर दासी मैया वीर शैववाद में होते हैं। पर आपको 3 तो आ रहे हैं ना, 3 4 2 1। देखो एक सही हो गया। प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉरपोरेट निकायों से के बारे में कौन सा कथन सत्य है। गूगल ट्रांसलेट में देखो कथन। श्रेणी दस्तकारी गिल्ड व्यापारियों के संगठन श्रेणी कहलाते थे, ठीक बात है। श्रेणियों के मुखिया थे जो जेठक कहलाते थे। और मुख्य व्यापारी जो था, जो बाद में जगत सेठ बने, वो श्रेष्ठी कहलाए, सेठी। अरे डरो मत यार, जो श्रेष्ठी ने ये संस्कृत में, इसको पाली में सेठी कहते हैं। तो ए बी सी 3 सही है आपके। तो ए बी सी देखो कहाँ मैच कर रहा है। ए इसमें नहीं है तो 2 फ्री हो गया। बी इसमें नहीं है तो ये फ्री हो गया। सी इसमें नहीं है तो ये फ्री हो गया। लो, अब वैसे पूरा देखें तो हम कार्यचिंतक व्यापारियों के समूह थे। नहीं, व्यापारियों के समूह ही तो श्रेणी कहलाते थे। ये गलत है। और पूग व्यापारियों की परिषद थी। नहीं, पूग और जो निगम थे वो तो जातीय पंचायतें थी। तो ये गलत है। ये शब्द कमीन, महीन, कृपास, खाना छाप, ये ऐसे शब्द बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। बौद्ध काल जो है उस साहित्य के हिस्सा हैं ये। तो ये हर बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर देंगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो। और नेट में तो वैसे भी नेगेटिव नहीं है। ये वस्त्रों के प्रकार हैं। यूरोपीय यात्रियों की, अब खुद ही कह दो आपकी एफएक्यू है। देखिए, जॉन मिडन हॉल 1591 में आया अकबर के समय। और विलियम फिच जो है उसने जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। विलियम फिच हॉकिंस के साथ ही आया था। सिक्सटीन 1608 में इसने जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी बताई है। जो कहानी प्रचलित है ना, वो विलियम फिच की देन है। रॉल्फ फिच जो है वो 1588 में आया अकबर के समय। रॉल्फ फिच कब आया है? 1588 में आया है, अकबर के समय।
जॉन मिडेन हॉल 1591 में आया अकबर के समय, विलियम फिच 1608 में आया है हॉकिंस के साथ, रोल्फ फिच 1588 से 1591 तक यहाँ रहा है, और थॉमस कोरियाट जो है, थॉमस कोरियाट, तो थॉमस कोरियाट सर टॉमस रो के साथ आया है। तो सर टॉमस रो से जागीर से मिला है, सर टॉमस रो के साथ जागीर से मिला 1616 में। और जॉन बपटिस्ट ट्रेवलियर को कौन नहीं जानता, ये 7 बार पूर्व की यात्रा पर आया था और उनमें से 6 बार भारत आया। ये हीरों का व्यापारी था और सबसे पहले ये 1641 1642 में आया। फ्रेंच ज्वेलर्स, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवलियर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें आपके पास आया रोल्फ फिच, सी होते ही ये बाकी के 2 ऑप्शन हट गए, और सबसे आखिर में आया आपके पास ट्रेवलियर, तो सेकंड सही है। देखिए आप कैसे करेंगे सवाल, CAAA 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो आपको 5 में से 4 आएंगे तब आप करेंगे। तो बिल्कुल पढ़ा हुआ सवाल है आप सबका, ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ता होगा बच्चा वो कर देगा, नया कुछ भी नहीं है। इतना रटाया आपको क्लास में कि रट लो बच्चों। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर थे वायसराय की काउंसिल में, जिनको पिट्स इंडिया एक्ट में घटाकर 3 कर दिया, जिनको चार्टर एक्ट 1833 में वापस 4 कर दिया, जो विधि सदस्य आया था 1853 में इस सदस्य को स्थायी कर दिया, 1861 में इसे इसे बढ़ाकर 5 कर दिया, और 5वां जो सदस्य जिसे नाम दिया वो था लीगल प्रोफेशनल। वो था लीगल प्रोफेशनल। 1861 भारत परिषद अधिनियम से ही गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की ताकत दे दी गई, जो अधिकतम 6 महीने थी। इसके द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद में अधिकतम 12 और न्यूनतम 6 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान कर दिया गया। गवर्नर जनरल अपनी परिषद में, अब तो वायसराय हो गया है वो, वायसराय अपनी परिषद में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य जोड़ सकता है। कितने रटाए आपको, देखो डीटो सवाल है, ठीक है, क्या बहाना लेंगे आप। गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्य, सही पूछ रहा है, भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित कौन सा कथन सही है। गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई, सही है। विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कम से कम कितने सदस्य होंगे, 6, अधिकतम कितने होंगे, 12। ये गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही होते हैं, अब इसमें क्या करें। कम से कम 6 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 12 हो सकते हैं। कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुति की जा सकती थी, नहीं, ऐसे कैसे प्रस्तुत की जाएगी। गवर्नर जनरल आपातकाल में, देखो आयातकाल नहीं आपातकाल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिसकी वैधता अधिकतम 6 मास थी, सही है। ए सही है, बी सही है, और सी गलत है। देखो सी गलत है, तो ये हट गए, ये हट गए, वैसे ही सही हो गया। सी गलत होते ही वैसे ही सारे हट गए, ए और बी सही है। दूसरे तरीके से कर लो, ए और बी सही है, ये रहे ए बी, ए बी ये रहे, ए बी ये रहे, ए बी ये रहे, ये हट गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष थी, डी सही है, डी होते ही ये हट गया। गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होगा, ये सही बात है, ई सही है। तो ई तो केवल इसी में है, तो ये लो आप, वैसे सही हो गया। ऐसे सवाल आप कैसे गलत कर सकते हैं, क्योंकि इतना फोकस करके आपको बताया। ये देखिए
FAQ है। और आप कहते हैं पेपर टिपिकल आ रहे हैं। सखाराम गणेश देऊसकर ने देशेर कथा लिखी। कितनी बार पूछ रखा है देशेर कथा। और अरविंद घोष ने कांग्रेस के मॉडरेट्स नेताओं की आलोचना करने के लिए जबरदस्त घनघोर आलोचना की उनकी, और वो लेख प्रकाशित किए थे, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स। अब आप ऐसे चिल्लाएंगे कि जो हम जानते हैं वो तो ऑप्शन में आ गया। ए में 4 देखो ये रहे, और डी में, सी में 2 ये रहा। अच्छा, ए में 4 है और सी में 2 है, तो ये रहे, एक से हट गया। कैसे कर सकते हैं आप ऐसे सवाल गलत। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव वर्णित किया। मैं भीड़ में उठा और सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के तैयार हो गया। गांधी जी के जो दार्शनिक सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, सॉरी सत्य है, अहिंसा है, सर्वोदय है, ट्रस्टीशिप है, ग्राम स्वराज्य है, ठीक है ना, सत्य और ईश्वर है, शिक्षा के लिए बुनियादी योजना वर्धा योजना है। तो गांधी जी ने तो अध्ययन तो सभी लोगों का किया है, जिसमें गांधी जी लेव टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आपको डिटो बता रखा है। और गांधी जी ने इसका गुजराती अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। आगे चलते हैं। गुरुमुखी लिपि में एक पंजाबी साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, जब बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और अंग्रेजों ने उसका निर्मम दमन किया, तो कांग्रेस की उदारवादी नीति से जो नवयुवक थे वो नाराज थे, और सरकार के दमन से बचने के लिए वो लोग उत्तरी अमेरिका चले गए, यानी पश्चिमी तट पर चले गए। तो वहां जाने वाले लोगों में ऐसा ही एक नाम था, GD कुमार, और दूसरे थे रामनाथपुरी, तारकनाथ दास, तारकनाथ। तो GD कुमार जो थे, इन्होंने 1907 में वैंकूवर आज कनाडा में है, यहां पर इन्होंने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की, और स्वदेश सेवक के नाम से एक अखबार निकाला, पत्रिका। इंडिया होम रूल सोसाइटी की तर्ज पर इन्होंने वैंकूवर में स्वदेश सेवक, ठीक है ना, गृह स्थापित किया, और स्वदेश सेवक के नाम से पत्रिका निकाली पंजाबी में, जो गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी साप्ताहिक थी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। इन्होंने जो भारतीय सेना थी उसको अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भड़काया, सामाजिक सुधारों की बात की। और जो तारकनाथ दास थे, इन्होंने फ्री हिंदुस्तान निकाला। इन्होंने कौन सा अखबार निकाला? फ्री हिंदुस्तान। और रामनाथपुरी ने निकाला सर्कुलर आजादी। बाद में ये सभी लोग US चले गए, अमेरिका चले गए, और GD कुमार और तारकनाथ दास ने वहां सिएटल में, USA के सिएटल में GD कुमार और तारकनाथ दास ने यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया।
बाद में ये सभी लोग गदर आंदोलन में शामिल हो गए थे, और इन गदर आंदोलन में जब ये शामिल हुए तो इनके साथ एक हरनाम सिंह टुंडीलाट भी था। हरनाम सिंह टुंडीलाट। इनको 1917 में 1917 में फांसी हुई थी गदर आंदोलन के आरोप में, क्योंकि ये अधिकांश जो प्रवासी थे गदर आंदोलन से जुड़े हुए पंजाबी थे। अब इसमें बच्चों कहीं भी क्या है कि जीडी कुमार नहीं है ऑप्शन में, और यूजीसी नेट कह रहा है कि इसका जवाब हरनाम सिंह टुंडीलाट होगा। तो हरनाम सिंह टुंडीलाट गदर आंदोलन में तो शामिल था, लेकिन ये जीडी कुमार, तारकनाथ दास, रामनाथपुरी इनके साथ नहीं था, इसलिए सवाल हटाना पड़ेगा। पूरी डिटेल आपके सामने है, ऑथेंटिक बुक से, रेफरेंस बुक से हैं, क्या कह के मतलब यूजीसी डिनाई करेगी। तो आगे चलते हैं। बुद्ध के समकालीन उदयन किस राजवंश से? देखिए इजी सवाल है, सबको पता है, आप सबको, ऐसा नहीं है, सैकड़ों बार पूछा हुआ सवाल है। किस राजवंश से संबंधित थे? राज्य नहीं पूछ रहा है, उदयन का राज्य था वत्स, वत्स जनपद का राजा था। जल्दबाजी में लगाए होंगे वत्स, पीछे जाओ थोड़े से। उदयन की राजधानी क्या है? कौसाम्बी है। क्या लिखा हुआ है? हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने पर। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने पर नीचच्छू ने कौसाम्बी आया। तो कुरुओं का राजा था ये, कुरु राज्य था पहले, कुरु राजधानी थी हस्तिनापुर। अब यहां आप गलतबाजी में, आप यहां जल्दबाजी में कुरु नहीं कर सकते, कुरु वंश नहीं है, कुरु तो राज्य था। कुरुओं का जो वंश था वो था भरत वंश। दो ही तो वंश थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या थी और चंद्रवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर थी। और हस्तिनापुर जब आप महाभारत देखते हो तो भरतवंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत। क्लियर? हैदराबाद में अमन और शांति की स्थापना के, अमन, शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? पहले खूब बार पूछ रखा है, ऑपरेशन पोलो। उस समय भारत में पोलो के सबसे ज्यादा मैदान हैदराबाद में थे, इसलिए भारत सरकार ने अपनी इस पुलिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। जो हैदराबाद के जो इस समय जो निजाम थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो फिर निजाम थे मीर उस्मान अली खान, और उनका रजाकार जो अपनी हिंदू जनता पे अत्याचार कर रहा था वो था कासिम रिजवी, जिसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना रखी थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो फिर सरदार पटेल, हमारे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई की, और ये पुलिस कार्रवाई की जिन्ना की मृत्यु के 2 दिन बाद। जिन्ना 11 सितंबर 1948 को मर गया था, तो 13 सितंबर को भारत सरकार ने हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई कर दी। अब यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा मेघदूत क्या है, ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन कैक्टस लिली क्या है। तो ऑपरेशन जो विजय है ये तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी के लिए चलाया गया था। पुर्तगालियों को गोवा से मुक्ति, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 99 में जब पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ कर दी थी तो भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय दोबारा से चलाया था। ऑपरेशन जो मेघदूत है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1984 में, ये पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से सारे सवाल। 1984 में सियाचिन की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना जो आके बैठ गई थी कारगिल में, अरे नहीं,
1948 में पाकिस्तानी सेना जो सियाचिन में वो अपनी घुसपैठ कर रही थी, तो सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने अपना कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान से पहले पहुंच के सियाचिन पर, हालांकि पाकिस्तान भी सियाचिन के थोड़े बहुत हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में है ही। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मेघना नदी को क्रॉस करने के लिए भारतीय वायुसेना का एक अभियान था जिसको मेघना हेली ब्रिज भी कहते हैं। ऑपरेशन कैक्टस लिली का दूसरा नाम मेघना हेली ब्रिज भी है। ये सारे पहले पूछ रखे हैं, चारों ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इसलिए मैंने कहा FAQ। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से लिखो। सिंध विजय अंग्रेजों ने 1843 में की, FAQ है। अभी आपसे ईयर्स पूछ लिए हैं, पहले गवर्नर जनरल पूछ रखे हैं। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। अवध का अधिग्रहण डलहौजी ने 1856 में किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। 1848 1849। और कुर्ग और कच्छार और मैसूर का विलय विलियम बेंटिक ने किया। तो ई आएगा सबसे पहले, विलियम बेंटिक ने किया। लो ई आते ही ये दो ऑप्शन तो हट गए, लेकिन क्या करोगे। लेकिन अब स्टार्टिंग में आपको पता चल रहा है, चलो वैसे भी आपको सारे नहीं आ रहे, तो ई और ए है, ई और ए है, लेकिन अवध का अधिग्रहण सबसे अंत में है, तो ये डी हट जाएगा ना। वैसे आपको सारे ही पता है, जनरल सब क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। किसके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्मदाता है। आपको क्लास में हर बार बता रखा है, वासुदेव बलवंत फड़के आजकल फेवरेट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट ने भी पिछली बार कई एग्जाम में पूछ लिया है, कभी इन पे पैराग्राफ पूछ लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं। तो RC मजूमदार ने कहा है, ये पूरी डिटेल बता रखी है आपको ब्रीफ में। ये मनमथ नाथ गुप्त तो आप हटा ही दो, विसेंट चिरोल हटा दो, संजीव सान्याल का कोई काम ही नहीं है। क्यों हटा रहा हूं मैं ये मनमथ नाथ गुप्त तो बाद के क्रांतिकारी हैं, और अभी एक मनमथ नाथ ने तो आपके ताराचंद ने जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा है, उस किताब का अनुवाद कर रखा है। विसेंट चिरोल कहीं भी मैच ही नहीं करता है। आप संजीव सान्याल को ला सकते हैं कि भाई कि ये अभी लेटेस्ट किताब लिखी है, लेकिन इसने सत्येंद्रनाथ सान्याल नहीं है, ये संजीव सान्याल है। ये देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। भारत में जापान में रास बिहारी बोस और सन्यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। जापान उस समय चीन, हिंद चीन और भारत के क्रांतिकारियों की एक वो शरण स्थली था, ठिकाना था। चीनी क्रांतिकारियों ने एक होके जापान में ही तोंग मेंग हुई का गठन किया था, TMH का। सन्यात सेन का संगठन था ना, TMH। जब चीन में 1911 की क्रांति हो गई थी, लोकतांत्रिक क्रांति, और सन्यात सेन ने युआन शिकाई को सत्ता सौंप दी थी और युआन शिकाई तानाशाह बन गया था, तो सन्यात सेन दोबारा से जापान चले गए थे और फिर इन्होंने ये TMH का नाम बदल के KMT कर दिया था, कुओमिंतांग राष्ट्रवादी जनता पार्टी। 1915 की क्रांति असफल होने के बाद रास बिहारी बोस भी जापान चले गए थे, ठीक है। तो रास बिहारी बोस जब जापान चले गए थे, तो रास बिहारी बोस ने जापान पर ब्रिटिश सरकार का दबाव पड़ गया था। जापान उस समय ब्रिटेन के गुट में ही शामिल था। ब्रिटेन जापान पे प्रेशराइज कर रहा था कि रास बिहारी बोस को हमें सौंप दिया जाए। हालांकि रास बिहारी बोस ने जापानी नाम हयाची इचिरो रख लिया था। रास बिहारी बोस से रिलेटेड सवाल भी तो लगातार यूजीसी पूछ ही रहा है।
ऐसी स्थिति में रास बिहारी बोस और भगवान सिंह सनयात सेन से मिलने गए। गदर आंदोलनकारी भाई भगवान सिंह, गदर आंदोलनकारी भाई भगवान सिंह। देखिए लगभग 30 क्वेश्चंस हुए हैं आउट ऑफ 100, और लगभग क्लास 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गई है। तो 100 क्वेश्चन करने के लिए समय चाहिए लगभग 4 घंटे, 4 घंटे भी क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से डिटेल में देखें और आपके नोट्स में अपडेट कर लें। और जिनको पता है उनको तो पता ही है, बाकी जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।